भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश की यात्राओं पर हैं। पहले वो अमेरिका गए थे। अमेरिका से वापसी के बाद फिर वो फ्रांस पहुंचे। फ्रांस में उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 2 दिवसीय कार्यक्रम के वापसी में वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। अरब अमीरात में उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया। वहाँ के युवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया और वार्म वेलकम उनका वहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और के यूएई पहुँचने पर कई समझौते हुए हैं और चूँकि वो अबू धाबी पहुँचे हैं तो अबू धाबी में जैसा हमने बताया कि वहाँ के युवराज ने उनको रिसीव किया था। और यहाँ पर भारत और यूएई के दरमियान जो समझौते हुए हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये कई समझौते हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। दूसरे भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात का जो दिरहम है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को स्थापित करना है। तीसरा जो समझौता हुआ है वो पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम के तहत भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेम को यूएई के इंटर स्टेट पेमेंट प्लेसमेंट के साथ लिंक करना है। चौथा जो समझौता है भारतीय शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग ने खाड़ी देशों में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस स्थापित करने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। एक और समझौता हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को COP28 जलवायु के मुद्दे पर होने वाली सालाना बैठक की अध्यक्षता के लिए भारत को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। तो ये एक कामयाब दौरा है भारत के प्रधानमंत्री का यूएई के जो दौरा है। वही बहुत ज़्यादा जो आलोचना हो रही है भारत के प्रधानमंत्री की वो हो रही है फ्रांस दौरे को लेकर के। फ्रांस में प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री वहाँ पर उनको यहाँ भी बहुत वार्म वेलकम किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह की शुरुआत के मौके पर देश का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर दिया, जहाँ वो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें बड़े सम्मान के साथ ये अवार्ड प्राप्त किया और ये भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता की ये इज्जत की बात है। रिपोर्ट्स पर कहा गया है कि मोदी को दिए गए अवार्ड से जाहिर होता है कि फ्रांस और भारत के बीच संबंध कितने गहरे और स्ट्रेटेजिक भागीदारी के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रोन को अपना दोस्त करार दिया। मोदी ने कहा कि यह नज़दीकी केवल नेतृत्व तक सीमित नहीं है बल्कि यह फ्रांस और भारत के बीच अधिक दोस्ती है। इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि फ्रांस से नेवी के लिए 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने को मंजूरी दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च अवार्ड वहाँ पर दिया गया है इस पर यूरोपियन यूनियन ने नाराज़गी जाहिर की है। और यूरोपियन यूनियन ने क्यों नाराज़गी जाहिर की है ये हम आगे बताएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भारत के राज्य मणिपुर में दंगों के बारे में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और मांग की कि मानव अधिकारों का हनन रोका जाए। यूरोपीय संसद के प्रस्ताव को भारतीय विदेश मंत्रालय ने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करार दिया था। अच्छा, अब ये फ्रांस का जो मीडिया है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर उठ रहा है इस मौके पर। उसने मोदी के जो फ्रांस का दौरा हुआ है उसको लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें पब्लिश हुई हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार है, जिस तरह से अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट है या यूके में द गार्जियन है, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस है। इसी तरह से फ्रांस में एक बहुत बड़ा अखबार है ले
ले मोंडे ने अपनी रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी है और वो हम यहाँ साझा करेंगे आपको। या थोड़ा सा और बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे। फ्रांस जाने से पहले ही राफेल का जो विमान सौदा हुआ था पहले, और उसकी खबरें आने लगी थी। फ्रांस की अदालत ने भारत से राफेल की जो जांच है उसको लेकर के भी रिपोर्ट मांगी थी, ऐसा मीडिया में खबरें हैं। उस वही यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर लंबी चर्चा के साथ ही भारत से मांग की गई कि वो भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। धार्मिक आज़ादी को लेकर यूरोपियन यूनियन ने भारत में बड़ा ख़तरा बताया। मणिपुर में बता दें कि मणिपुर में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी जो अभी तक जारी है। तकरीबन 400 चर्च वहाँ पर जलाए जा चुके हैं और 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ले मोंडे जो फ्रांस का अखबार है, सबसे बड़ा अखबार है, उसमें एलिस मोगेबो पैट्रिक की एक रिपोर्ट है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। इसने इस रिपोर्ट में छापा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत गंभीर संकट से गुजर रहा है। मोदी ने दशकों से राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दिया है। ये फ्रांसीसी अखबार का हेडिंग है जो उसने छापी है। जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से है कि बास्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति निराशाजनक है। मानव अधिकार रिकॉर्ड की ये उपेक्षा करती है। भारत के कट्टरपंथी प्रधानमंत्री मोदी बास्टिल डे परेड में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के सम्मानीय अतिथि हैं। बेशक 25 साल पहले दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का जश्न मनाया। दुनिया में बहुत ध्रुवीय दृष्टिकोण को मान्य करना उचित हो सकता है, लेकिन हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। किसी भी स्थिति में मैक्रोन और उनके राजनीतिक दल ने अपना निर्णय ले लिया है। दोनों नेताओं के बीच मिलीभगत स्पष्ट है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के अनुसार फ्रांस और भारत साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र के प्रति साझा लगाव है। सामान्य भाषा जो सामान्य वास्तविकता से अलग है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। फ्रांस मानव अधिकारों की भूमि है जो वास्तविकता से समान रूप से अलग है। 2014 के बाद से जब से मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारत में सार्वजनिक हिंसा का माहौल बना है। मुस्लिम और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, यहाँ पर यह भी लिखा गया है। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर के भी इसमें जिक्र किया गया है ले मोंडे की रिपोर्ट में। वो जो और अखबार हैं वो भी इस पर काफ़ी ठीक है प्रहार मोदी साहब की फ्रांस यात्रा पर किए हैं और दुनिया भर के अखबारों में इस पर रिपोर्ट छपी है। फ्रांस के जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में मौजूद थे, वहीं पूर्वी फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद के सांसदों ने मणिपुर पर लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी और भारत के खिलाफ इस पर चर्चा हुई मणिपुर हिंसा को लेकर के, और उसमें प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई और उसमें प्रस्ताव पास किया गया। भारत का ये रिपोर्ट हम आपको कुछ इस तरह से बताते हैं। भारत ने मणिपुर पर लाए गए यूरोपीय संसद के प्रस्ताव को उपनिवेशवादी मानसिकता करार दिया है। यानी भारत सरकार ने उसको जो कुछ वहाँ पर हुआ, यूरोपियन यूनियन ने जो प्रस्ताव लेकर के आई थी मणिपुर हिंसा पर, उसको भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसको खारिज कर दिया और ये उपनिवेशवादी मानसिकता उसको करार दिया है।
अब ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से कि पूरी फ्रांस के स्टार वोट्स में यूरोपीय संसद के सांसदों ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव कहता है कि यूरोपीय संसद मणिपुर पर हिंसक कार्रवाई, जनजीवन की क्षति और संपत्ति के नुकसान की तीखी निंदा करती है। बीजेपी पार्टी के अग्रणी सदस्यों और राष्ट्रवादी टिप्पणियों को खारिज करती है। प्रस्ताव में भारत सरकार और स्थानीय सरकारों से पीड़ितों को बिना किसी बाधा के मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने की मांग की गई है। रेजोल्यूशन वह जांच के लिए स्वतंत्र समीक्षकों की मांग भी करता है। यानी जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद स्वतंत्र लोगों को मणिपुर भेजे जाए ताकि वो वहाँ पर जाकर के जांच कर सकें। इस प्रस्ताव में हर पक्ष से भड़काऊ बयान न देने की मांग की गई है। प्रस्ताव के सातवें और आखिरी बिंदु के मुताबिक यूरोपीय संसद अपने अध्यक्ष को यह निर्देश देती है कि वो इस प्रस्ताव को EU संस्थानों, EU देशों और भारतीय प्रशासन को भेजे। इस पर भारत ने भी जवाब दिया। भारत ने इसको खारिज कर दिया है। EU का जो मणिपुर को लेकर के बयान है। अभी फिर एक बार बता दें कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी और ये हिंसा अभी तक जारी है। इस हिंसा के कारण अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में शरण ले चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मैती और कुकी समुदाय के संघर्षों में बदल चुकी हिंसा ने अब तक तकरीबन 150 के करीब लोगों की जान ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में जब वो थे तो उन्होंने वहाँ से टेलीफोन करके जो दिल्ली के LG हैं उपराज्यपाल है उनसे दिल्ली में आई बाढ़ के मुतालिक जानकारी ली थी। लेकिन वो अमेरिका में भी रहे, फ्रांस में भी रहे और UAE में भी रहे। उन्होंने मणिपुर के मुतालिक कोई जानकारी नहीं ली है और भारत में रहते हुए भी उन्होंने मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर ये कई सारी चीज़ें हैं जो जबकि जो फिक्र पैदा करती है जनता के दरमियान। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे और 2 दिन वहाँ पर रहे थे। उन्होंने जा कर के जो शरणार्थी कैंप है, रिलीफ कैंप है, वहाँ पर दोनों और जो वर्ग हैं मैती और कुकी दोनों से मुलाकात की थी और चरमपंथियों से मुलाकात की थी, अपील भी की थी और उन्होंने वहाँ बहुत साफ संदेश दिया था कि ये मेरी यात्रा राजनीतिक नहीं है और मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देने जा रहा हूँ। तो अभी जो भारत के अंदर जो राजनीतिक माहौल है उसमें लोग इंतजार कर रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा किसी तरह से शांत हो। मणिपुर के हालात अभी भी ठीक नहीं है। वहाँ पर रोज़ाना खबरें आ जाती हैं कि हिंसा हो रही है। बहुत सारे थाने वहाँ पर पुलिस के जो थाने हैं, चौकियाँ हैं, उनको उपद्रवियों ने लूटा और वहाँ के हथियार उनके पास मौजूद हैं। जो सरकारी एम्युनिशन डिपो होते हैं, जो दुकानें होती हैं हथियारों की, उनको लूट लिया गया। उनके हथियार भी जो दंगाई है या बलवाई है या जो हिंसा कर रहे हैं उनके पास मौजूद है। वहीं पर एक चीज़ और सामने आ रही है, ये बिल्कुल अनऑफिशियल है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये है कि मणिपुर में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा 2002 में गुजरात में हुआ था। गुजरात में जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया था बलवाइयों को, दंगाइयों को मारकाट करने के लिए और एक समुदाय को वहाँ से बिल्कुल जेनोसाइड उनका करने के लिए, उसी तरह से मणिपुर में फ्री हैंड दिया गया है उन लोगों को जो सरकार के समर्थक हैं कि वो जिस तरह से चाहे अपने तरीके से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो और वहाँ पर साथ ही एक खबर और भी है, ये भी सूत्रों के आधार पर खबर है कि वहाँ पर RSS का जो नेटवर्क है वो भी सक्रिय है और हिंसा में पूरी तरह से वो भी भागीदार है। तो ठीक जिस तरह से गुजरात में जेनोसाइड हुआ था उसी तरह के हालात इस वक्त मणिपुर में बने हुए हैं। और मणिपुर की हिंसा, चूँकि मणिपुर बहुत दूर है दिल्ली से, तो वहाँ की जो खबरें हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आती है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह वायरल होते हैं या कहीं से कोई इनपुट मिल जाते हैं तो उसके आधार पर कुछ खबरें मीडिया में मौजूद मिल जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट कोई भी बड़े जो संस्थान है मीडिया के,
उनके रिपोर्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, समाज सेवी जा रहे हैं। समाज सेवियों के माध्यम से ही कुछ खबरें जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं उन पर उनके इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो वहाँ से प्राप्त हो जाती है कि मणिपुर के क्या हालात हैं। सरकार की तरफ से वहाँ के जो चीज़ें हैं उस पर भी कुछ नहीं बताया जाता है। वहीं जो मणिपुर की सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, साथ ही सेना के ऊपर और अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह पर, कि मणिपुर की हिंसा में जिस तरह से आसाम राइफल से और जो CRPF वगैरह है उसके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी हिंसा में एक जो संगठन है उसके लोगों का समर्थन कर रहे हैं और वो दूसरे लोगों के साथ वहाँ पर हिंसा कर रहे हैं। अब ये क्या सच्चाई है, इसके बारे में जब तक के कोई जांच न हो या सरकार कोई आधिकारिक रूप से किसी तरह की कोई कमेटी बना करके वहाँ न भेजे, विपक्ष के लोगों को उसमें आप सरकार नहीं जा सकती है, तो विपक्ष के लोगों का एक संगठन वो समूह बना करके उस कमेटी को वहाँ भेजना चाहिए। जो कश्मीर में मामला बिगड़े थे, 370 भारत सरकार ने लगाई थी, तो कश्मीर में जाने पर भारत के ही नेताओं को पाबंदी लगा दी थी भारत सरकार ने और उनको श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस कर दिया था। जबकि एक ऐसी महिला जो भारत सरकार की प्रतिनिधि नहीं है, भारत सरकार में मिनिस्टर नहीं है, भारत सरकार का कहीं किसी तरह का उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मादी शर्मा, वो निजी तौर पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों को इनवाइट करती है और श्रीनगर बुलाती है और श्रीनगर में वो ले जा करके उनको विजिट कराती है कि देखें यहाँ कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और 370 हटने के बाद कश्मीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त कभी किसी ने नहीं कहा था सरकार ने कि ये विदेशी हस्तक्षेप है। अब जब मणिपुर के ऊपर विदेशों से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई थी, अमेरिकी राजदूत ने उस पर बयान दिया था, तो उसे भी भारत ने कहा था ये आंतरिक मामला है। अब जब फ्रांस की तरफ से यूरोपियन यूनियन की तरफ से बात उठी है, तो उस पर भी भारत सरकार ने विदेशी को कह करके विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है कह करके खारिज कर दिया है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। श्रीनगर में आप बुला करके विदेशियों को, यूरोपियन यूनियन के ही लोगों को मादी शर्मा विजिट करवाती है, जो कि भारत सरकार में कुछ भी हैसियत नहीं रखती थी। और वो विजिट किस हैसियत से उसने करवाई थी, किसके खर्चे पे लोगों को बुलाया गया था, वो जो सांसद वहाँ आए थे वो किसके खर्चे पे आए थे, जो ठहरे थे उनका खर्चा किसने दिया था, ये किसी को नहीं मालूम है। अब जब मणिपुर के ऊपर बात होती है तो भारत सरकार उसको रद्द कर देती है कि ये आंतरिक मामला है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी जो है वो विदेशों में जा कर के और जो भारत का जो नाम है उसको नीचा करते हैं। ये भारत के जो विरोधी हैं उनके साथ वो किसी तरह का कोई तालमेल करते हैं। सच बात कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। बोलने की आज़ादी तो सबको मालूम है क्या हालात हैं। 2024 के चुनाव नज़दीक है, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव भारत में होने वाले हैं। उस दौरान इस तरह की हिंसा होना और 3 महीने, तीसरा महीना ये चल रहा है और भारत सरकार के प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, ये हैरानी पैदा करने वाली बात है। वहीं एक पाकिस्तानी महिला भारत में घुस आई है और वो तमाम जो सुरक्षा तंत्र है उसकी आंखों में धूल झोंक करके वो भारत में आ चुकी है। उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है। ये बहुत मुमकिन है कि वो पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है, क्योंकि देश के अंदर और देश के बाहर भारत विरोधी बहुत सारी ताकतें हैं जो काम करने में हर वक्त लगी रहती हैं। ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा वीडियो उसी महिला के ऊपर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खबरें उसी पर प्रकाशित हो रही हैं। सीमा हैदर जिसका नाम है, तो सीमा हैदर ने तमाम सीमाएं तोड़ दी है। अब ये भारत की जो एजेंसियां हैं क्या करती हैं, उनको खुद ये सोचना चाहिए। उनके कामों पर उंगली उठानी वाजिब है कि आपको यही नहीं मालूम कि एक महिला पाकिस्तान से चलती है, दुबई आती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल से वो नोएडा पहुंच जाती है और आपको नहीं मालूम है। वो वहाँ पर बनी रहती है, कई महीने तक वो रुकी हुई थी, बाद में जाकर के उसकी पोल खुलती है, तब जाकर के सारा मामला सामने आता है।
तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ ये कहा जाता था कि देश नहीं झुकने दूंगा और बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो सारे दावे बेमानी साबित हो रहे हैं। जनता परेशान है, रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं, किसी को किसी तरह की कोई उम्मीद है नहीं। ऐसे में जो माहौल देश का बना हुआ है वो निराशाजनक बना हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन हुआ करे तो हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया आपको। Today we had a 4-hour long meeting on election preparation of northeastern states. Except Mizoram, all the northeastern states leaders had participated in this meeting. Basically, Rahulji is not in a position to attend because of his ill health, little bit fever. Congress President has given a clear direction to the leaders of northeastern states how to fight the elections, how to move forward, how to organize the party in a bigger level. Initially, we had discussed the situation in the Manipur. Our leaders from the Manipur had briefed about the situation in the Manipur. We took a silent prayer. We also controlled the death and observed silence for all of those nearly 150 innocent people who died in this manufactured violence. We took a silence and we unanimously passed a resolution on Manipur also. The leaders of the Congress party from the entire northeast, under the leadership of Congress President Sri Mallikarjuna Kharge, have expressed grave concern over the situation in Manipur and underlined the support and empathy with the people of Manipur for maintaining peace. The entire Congress party stands in solidarity with them. The inaction and silence of the Prime Minister and the BJP government on the situation in Manipur is unexplainable, unforgivable and criminal. The government of India has abdicated the responsibility to the people of Manipur, in particular in the whole of Northeast in general. The Congress party, especially in the Northeast Pradesh Congress Committee, will continue to raise the voice of the people of Manipur and demand quick resolution for ending the violence there. The union government should take strong and all necessary steps with sincerity for maintaining peace and harmony in the state. We demand immediate ceasefire and restoration of peace. The Congress party leaders present in this meeting congratulate and express sincere gratitude towards Rahul Gandhi for his visit and spreading the message of love, compassion and peace in Manipur in this time of turmoil. We also condole the death and observe silence for all those nearly 150 innocent people who died in this manufactured violence. Already 70 days are over, but still our Prime Minister is in silence mode. We don't know what matter is stopping Prime Minister to give at least a peace call for Manipur people. At least the BJP party has to explain why Prime Minister is silent on these things. Why is not in a position to give a peace call? What is stopping to him? If there is any reason, please explain to the country, please explain to the nation. Certainly, entire Northeast leadership want to raise this issue in the Parliament. Today evening we have a Parliamentary Strategy Committee meeting. Definitely we will discuss that issue in the Strategy Committee meeting. That's all. Thank you. Thank you. Friends, in Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months.
120 people killed, 1,700 houses have been destroyed, 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. Journalists, religious minorities, and human rights fighters. He always says that he is an heir to Mahatma Gandhi. We all admire. He takes meditation time. He created a World Yoga Day. He seems kind and well-meaning. But in India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental rights. The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. The government has to fully respect fundamental freedoms, freedom of expression and religious freedoms for everyone. The resolution has to call for the violence to end immediately and to authorize humanitarian aid and the presence of observers and journalists wherever necessary. They have to accept democratic functioning, no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what democracy is about. The number of NGOs that are authorized to operate in India has been cut by 3 in just a few years. They are trying to suffocate the NGOs. They are trying to suffocate democracy and civil society.